जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपना नजरिया पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। स्त्री मात्र कोई वस्तु नहीं है, ना वो किसी की संपत्ति है, बल्कि वो जीता जागता एक ऐसा स्वरूप है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्त्री हर रूप में स्त्री होती है। चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, बहन हो, उसका कोई भी संबंध हो, लेकिन वो मूल रूप में स्त्री ही होती है। तो जब जब महिलाओं को राज्य सिंहासन मिला है, तख्त मिला है, तब तक उन्होंने हमेशा कल्याणकारी कार्यों को ही अंजाम दिया है। चाहे वो कोई हिंदू महिला शासिका हो या कोई मुस्लिम शासिका हो, वो मूल रूप से स्त्री होती है। हमने आपको पहले ही कहा था कि महिलाओं को एक अलग जाति में रखा ही जाता है, उनका एक अलग समूह होता है। भले ही वो आज अपने को एक अलग वर्ग में, अलग जाति में इस प्रकार से रखती हो कि ऊंच नीच का भाव उनके मन में भले ही आता हो, लेकिन महिलाओं के लिए एक प्रकार से समाज ने एक ऐसा अलग समूह रखा हुआ है जिसमें वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उनकी स्थिति एक जैसी ही होती है। हो सकता है उनका सामाजिक ढांचा, उनकी परवरिश उस पर असर डालती हो। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी, ऐसी ही हमारी ऐतिहासिक एक महिला की कहानी लेकर आज मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले कि आज का मंच मैं अपनी आज की मुख्य व्यक्तित्व को समर्पित करूं, तो चलिए अपनी इस जो हमारा प्रोग्राम है इसकी मुख्य लाइन, सब अपना नजरिया पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। आप ये समझिए, इसके पहले बहुत से स्त्रियों को आपने देखा, आपने मैत्रेयी को देखा, लोपामुद्रा को देखा, आपने प्रभावती गुप्त को देखा, नायकी देवी सोलंकी को देखा। उसी क्रम में आज आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी महिला है जो स्वयं को न तो राजकुमारी समझती है, न राजमाता समझती है, न रानी समझती है, वो स्वयं को राजा समझती है। वो जब गद्दी पर, सिंहासन के तख्त पर बैठती है तो वो खुद को सुल्तान कहती है। उनका कहना है कि पुरुष होना हमारे लिए शासक होने के बराबर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जन्म पुरुष के रूप में ना हुआ हो तो हम गद्दी पर नहीं बैठ सकते, और हम अगर सिंहासन पर बैठे हैं तो हमारे लिए भी सुल्तान जैसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आज रजिया सुल्तान को ये मंच मैं समर्पित करती हूँ। तो चलते हैं रजिया सुल्तान के जीवन की तरफ, जो हमारे दिल्ली सल्तनत काल में, मध्यकाल में, जिन्होंने एकमात्र महिला शासक होने का एक प्रकार से उन्हें हम कहें तो वो अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने मध्यकाल में शासन किया। और ये बहुत ही कठिन बात है।
कि जब आज के समय में हम देखते हैं कि इस्लाम में या मुसलमानों में महिलाओं की क्या स्थिति है, ऐसे समय में उन्हें रजिया सुल्तान को अपना आदर्श समझना चाहिए कि एक ऐसी स्त्री जो कि अपने आप को पूरी तरीके से ताकतवर समझती है, वैसा बनाया उन्होंने स्वयं को। तो चलिए चलते हैं रजिया सुल्तान के जीवन की ओर, जहां हमें चलना होगा दिल्ली, जहां उनके पिता इल्तुतमिश का राज्य चलता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे और कहते हैं कि गुलाम वंश के जो मुख्य जिन्होंने नींव रखी वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके दामाद के रूप में इल्तुतमिश थे और उनके अगले सिंहासन के वो नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने दिल्ली पे विराजमान हुए और दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे काम कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था और रजिया उनकी बहुत ही प्यारी बेटी थी। इल्तुतमिश ही नहीं बल्कि उनके नाना कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनसे विशेष प्रेम रखते थे, क्योंकि रजिया का बचपन से ही स्वभाव अपने बाकी जो भाई बहन थे उनसे अलग हुआ करता था। रजिया जहां और बहनें और घर की स्त्रियां सिलाई, कढ़ाई, कारीगरी इन सब कामों में ज्यादा ध्यान रखती थी, वहीं रजिया सुल्तान तलवारबाजी, घुड़सवारी और अपनी आम जनता से मिलने, उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो समझती थी कि राजा का मतलब ही न्याय करना होता है, और ये होता भी कैसे नहीं। उन्होंने अपने पिता को न्याय करते हुए देखा था। इल्तुतमिश ने ये अपने यहाँ की परंपरा बना दी थी कि कोई भी व्यक्ति यदि न्याय की मांग करना चाहे तो वो लाल वस्त्र पहनकर हमारे सामने, हमारे यहाँ एक घंटा लगा है, उसे कभी भी आकर बजा सकता है। और सुल्तान के लिए नींद जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका सारा समय अपनी आवाम के लिए होना चाहिए, अपनी जनता के लिए होना चाहिए, अपनी प्रजा के लिए होना चाहिए। ये सारी चीजें रजिया ने उनसे सीखी। वो अपने पिता के साथ बचपन से ही प्रशिक्षण भी लेती थी, उनके साथ वो युद्ध में भी जाती थी और अक्सर वो पुरुषों वाले कपड़े पहना करती थी। उन्हें जो स्त्रियों का पारंपरिक वेश था उनके समय में उसे वो नहीं पहनती थी। उन्हें अच्छा लगता था पुरुषों की तरह साफा लगाना और वैसे ही चलना, घोड़े पर बैठना, तलवार चलाना, युद्ध करना, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद थी। लेकिन बाकी लोगों को ये चीजें रुचिकर नहीं लगती थी। बात यह है कि इल्तुतमिश अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, वहीं अगर उनके बाकी बेटे बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, लेकिन उनका एक बेटा योग्य था जिसे वो बचपन से ही प्रशिक्षण दे रहे थे कि आने वाले समय में वो उसे भविष्य का सुल्तान बनाएंगे। लेकिन उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने देखा कि जब भी रजिया कोई भी छोटा सा ही सही कोई युद्ध जीत कर आती या तलवारबाजी में बढ़िया दाव खेलती तो वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते और खुशी से कहते, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बहादुर बेटी रजिया। रजिया बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान भी थी, चतुर भी थी, उन्हें राजकाज की सारी कलाएं आती थी। लेकिन बात यह है कि इल्तुतमिश ने अपनी व्यवस्था के लिए, अपने प्रशासन के लिए 40 सरदारों का, 40 तुर्कों का, या मैं कहूँ कि उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्तियों के 40 व्यक्तियों के एक समूह को अपने यहाँ एक वर्चस्व प्रदान कर रखा था, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। क्योंकि वो भारत की संस्कृति से अपरिचित थे, यहाँ के लोगों की बोली, भाषा, जीवन शैली से उन्हें पूर्ण परिचय नहीं था। और उस समय जिस तरह के हालात थे दिल्ली के, उस वक्त तख्त बार बार बदलते रहते थे। आने वाला गुट अपने राजाओं को एक प्रकार से संरक्षण देता था और राजा बार बार अपदस्थ हुआ करते थे। ऐसे समय में इल्तुतमिश का किसी और पर भरोसा करना सही नहीं था।
इसीलिए उन्होंने अपने पक्ष में रखने के लिए 40 सरदारों का एक समूह तैयार किया, जिसमें उनसे वो राय मशवरा लिया करते थे। और ये चालीसा इतनी ताकतवर हो गई थी, जो कि स्वयं इल्तुतमिश की बनाई हुई थी। वो यहाँ तक कि राजा बनाने का कार्य भी उसने शुरू कर दिया। चालीसा किंग मेकर हो गई, राजा से बढ़कर हो गई। और आगे चलकर उसी चालीसा ने रजिया के सामने बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर दी। और आने वाले समय में एक बार की बात है, इल्तुतमिश किसी युद्ध पर गए हुए थे ग्वालियर। वहां वो बीमार पड़ गए और उनकी हालत बहुत ही खराब होने लगी। ऐसा कहते हैं कि इल्तुतमिश के लगभग 50 बच्चे थे, लड़के, ऐसी ही कुछ संख्या थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली में फरमान भेजा कि हमारी मदद के लिए आइए, युद्ध के लिए आइए। कोई लड़का, उनका कोई भी बेटा ग्वालियर नहीं गया। सबको लगा कि अगर मैंने दिल्ली को छोड़ा तो अगर कहीं अब्बा की मृत्यु हो गई तो ये सिंहासन हमारे भाई हथिया लेंगे। क्योंकि उस वक्त बहुत सारे विवाह करने का रिवाज था, इसीलिए उनके बहुत सारे बच्चे भी थे, जिनकी माताएं पीछे से शासन किया करती थी। रजिया ने जब ये फरमान सुना तो वो बड़ी ही दुखी हुई। उसने अपने भाइयों से कहा कि कोई क्यों नहीं चलता। कोई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सिंहासन की लालसा थी, उसका लालच था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सिंहासन जीत कर ले ले या पिताश्री के कहने पर ले ले, इसीलिए उनमें से कोई नहीं गया। लेकिन रजिया गई, एक बेटी रजिया, वो गई और वहां पर उन्होंने पिता की सेवा भी की और उनके बदले ग्वालियर का युद्ध भी लड़ा और जीती भी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को इस प्रकार आते हुए देखा तो उन्होंने अपना जो मुकुट है और अपनी तलवार रजिया के सिर पर मुकुट रखा और हाथों में तलवार सौंप दी और कहा कि मेरे बाद मेरी बेटी दिल्ली की सुल्तान होगी। लेकिन उस वक्त रजिया दिल्ली में नहीं थी, ग्वालियर में थी। और यहाँ दल चालीसा को जब बचपन से ही चालीसा देखती थी रजिया को, उनका व्यवहार, उनकी परवरिश कुछ अलग प्रकार की थी और उनकी जो महत्वाकांक्षा चालीसा से बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी शासक बने, लेकिन इस लड़की को हम तख्त पर नहीं बैठने देंगे। लेकिन रजिया तो रजिया थी, उन्होंने पिता की आज्ञा को माना। वहां इल्तुतमिश की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद रजिया जब दिल्ली आती हैं तो वो देखती हैं उनको किसी ने भी तख्त पर बैठने नहीं दिया। किसी ने भी उनसे कहा कि आपको किसने देखा कि आप राजा बने हो, अगली सुल्तान आप नहीं हो सकती। चालीसा भी उनके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर रजिया बैठी तो चालीसा का भविष्य बहुत दिनों तक सुंदर नहीं रहेगा और वो किंग मेकर का काम नहीं कर पाएंगे। राजा बनाना तो क्या, वो हो सकता है कि उन्हें ही समाप्त कर दे। लेकिन उन्होंने इल्तुतमिश के अयोग्य बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन बड़ा ही अय्याश किस्म का शासक निकला। वो हमेशा जब देखो तब मुजरों में, गानों में, इसी में व्यस्त रहता। उसकी महफिल हमेशा सजी रहती। शराब और शबाब की बुरी लत से वो ग्रसित था। उसे राजकाज का की बिल्कुल सुधि नहीं थी। ऐसे समय में इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्काना, उनको भी शासन चलाने को दिया गया, उनसे भी बात नहीं बनी। चालीसा ने देखा कि ये दोनों ही शासक अयोग्य हैं, लेकिन रजिया चाहती थी कि वो भले ही चालीसा ना चाहे कि वो सुल्तान बने, लेकिन वो दिल्ली की जो जनता थी उससे विशेष प्रेम करती थी और दिल्ली की जो जनता थी वो भी रजिया से विशेष लगाव रखती थी।
क्योंकि उसके पहले रजिया हमेशा दिल्ली की सड़कों पर घूमती रहती थी, लोगों की दुख सुनती, तकलीफें सुनती, उनकी बातों का उन्हें न्याय दिलाती, अपने पिता से कहकर सारी उनकी व्यवस्था कराती, तो सभी रजिया को बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही सुल्तान रुकनुद्दीन एक दिन अपनी शराब शवाब में डूबा हुआ था। उसे तो सुध ही नहीं थी कि शासन कैसा चल रहा है। इतने में रजिया ने सोचा कि चालीसा से कहने का क्या मतलब है, हम दिल्ली की आवाम से पूछेंगे, क्योंकि उस वक्त एक रिवाज था कि यदि किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल कपड़े पहनकर राजा के सामने आकर न्याय की मांग कर सकता है। लेकिन रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके वो जनता के बीच में चली गई और अपने इसी रिवाज को आगे बढ़ाते हुए, इसी परंपरा के तहत उन्होंने जनता से कहा कि हमारे पिता आपको दिल्ली का शासक समझते थे। भले ही वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उन्हें लगता था कि हम अपनी प्रजा के सेवक हैं। तो आज ये दिल्ली सल्तनत बड़े ही खतरे में है, क्योंकि एक अयोग्य शासन राजा इस पर बैठा हुआ है। ऐसे सुल्तान से क्या अपेक्षा हो सकती है। तो पूरी की पूरी दिल्ली की आवाम ने रजिया का साथ दिया और उन्होंने उनके साथ मिलकर, ऐसा कहते हैं कि चालीसा ने भी स्वयं भी षड्यंत्र करके और जनता ने सभी ने मिलकर रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी और शाह तुर्काना को भी गद्दी से हटा दिया। आने वाले समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रजिया एक छत्र शासिका हो गई, निर्विवाद रूप से वो सुल्तान बन गई। लेकिन अब जबकि रजिया सुल्तान गद्दी पर विराजित होती हैं, तो वो बिल्कुल पुरुषों के लिबास में आती थी दरबार में। वो बिल्कुल पुराने वस्त्र, पारंपरिक वस्त्र नहीं पहनती, स्त्रियों का पहनावा उन्हें मंजूर नहीं था। वो योद्धाओं वाले कपड़े पहनती थी, साफा लगाती, टोपी और लंबा कुर्ता पहनती थी, तलवार लेकर चलती थी। ऐसा लगता था कि वो रानी नहीं राजा है। वो स्वयं को सुल्ताना रजिया कहलाना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि मैं सुल्तान रजिया हूँ। और जितने भी दिन उन्होंने शासन किया, बड़ी ही छोटी, बहुत ही कम समय तक उन्होंने शासन किया था। 3.5 या 4 साल, लगभग इतना छोटा उनका शासनकाल था। लेकिन रजिया गद्दी पर जब बैठती तो न्याय करती। जनता के बीच वो बिना पर्दे के जाने लगी, क्योंकि इस्लाम में आज भी बहुत जगह ऐसी परंपरा है कि पर्दा, स्त्रियां बिना पर्दे के बाहर नहीं जाती हैं। आपने देखा होगा अपने समाज में। लेकिन रजिया उनका पालन नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं तो पर्दा नहीं करती थी, अपने राज्य की सभी स्त्रियों के लिए उन्होंने नियम बना दिए कि कोई भी पर्दा नहीं करेगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्यालय खुलवाए, जहां इस्लाम की तो शिक्षा दी जाती थी, शरीयत भी पढ़ाई जाती थी, प्रौद्योगिकी पढ़ाई जाती थी, उसके साथ साथ हिंदू धर्मों को भी पढ़ाया जाता था। कहते हैं कि भगवत गीता, पुराण, इन सभी का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन रजिया ने उन विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम के रूप में चला दिया था। उन्हें लगता था कि हमें हमेशा तर्कवादी होना चाहिए। हम धर्म की तो शिक्षा लें, लेकिन तर्क भी हमें आना चाहिए। तो हम बिल्कुल ऐसा उनको लगता था कि सभी लोग समान हैं। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने तमाम कल्याणकारी कार्य किए, अपनी आवाम के लिए बढ़िया बढ़िया काम किए। लेकिन वो जब जनता के बीच में जाती तो हाथी पर बैठ कर जाती थी। हाथी पर बैठती, सबके बीच जाती, हमेशा सबकी समस्याएं सुनती, कभी महल में रहती, कभी जनता के बीच में रहती। तो सबको लगता था कि सुल्तान हो तो ऐसा, जो कि हमारे दर पर आए, हमसे हमारी समस्या को पूछने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे दुख तकलीफ को जानने के लिए। लेकिन उनकी ये सारी चीजें चालीसा को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लगता कि रजिया कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है।
और उनको एक स्त्री के अंतर्गत शासन करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो अपने को शाही तुर्क समझते थे। वो कहते थे कि एक राजा की बेटी के अलावा हमें रजिया और किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और इसे गद्दी से हटाना ही पड़ेगा। चालीसा के आंखों में रजिया किरकिरी हो गई और रजिया की आंखों में चालीसा। रजिया ने चालीसा की खबरें सुनना शुरू कर दिया और वो उन सरदारों को हटाना चाहती थी, उनकी ताकत को कम करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें एक कठपुतली पे बैठने वाला राजा चाहिए जो इनकी हर बात को माने। रजिया का ये व्यवहार, ये उनका हाव भाव, उनका जो पहनावा इतना परिवर्तित हो गया कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। उन्होंने जजिया कर को भी हटाने का प्रयास किया। जजिया के ऐसा एक टैक्स था जो कि जो लोग इस्लाम के नहीं थे, हिंदुओं पर ये टैक्स लगाए जाते थे, या उन सभी धर्मों पर जो कि इस्लाम की बात नहीं मानते थे या वो इस्लाम नहीं थे, उन पर जजिया लगाया जाता था। एक बहुत ही भारी भरकम ये टैक्स था। इसके अंतर्गत कभी कभी बहुत सारी धनराशि ले ली जाती थी, लेकिन रजिया को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि सभी को अपने धर्म का पालन करना, कि सबको अपनी जिसका जो मन हो वो उस धर्म का पालन करे, उसमें हम कर क्यों लेते हैं। और वो लोगों के लिए सराय बनवाना, विद्यालय बनवाना, अस्पताल बनवाना, ये सारे कल्याणकारी कार्य में लग गई। कुएं खुदवाना, पानी की व्यवस्था करना, ये सारी जितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं थी, रजिया उनमें मशरूफ रहती। इधर चालीसा का कद बढ़ने लगा और उधर रजिया ने चालीसा को बड़े ही हल्के में ले लिया था। लेकिन रजिया का ये बदला हुआ रूप, जिससे हम ये तो कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल जाते हैं। रजिया उन्हीं में से थी जो कि उसी समय की महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने का कार्य कर रही थी। और उनके पिता ऐसे थे जिन्होंने उस समय अपनी बेटी को अपने बेटे से अधिक महत्वपूर्ण समझा और एक शासन चलाने के योग्य समझा। रजिया यही नहीं रुकी। अब एक कुछ विवाद है जो रजिया के साथ जोड़े जाते हैं, एक कुछ कहानियां हैं, वो हर जगह सुनने को मिलती है, तो मैं भी बता देती हूँ। एक बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक मामूली सा गुलाम था, हब्सी याकूत, जिसे आप नीग्रो, अफ्रीकन नीग्रो, ऐसा व्यक्ति था जो तुर्क नहीं था और वो तुर्कों की नज़र में नीच था। उसे वो बहुत ही कमतर समझते थे और वो रजिया के जो अस्तबल था वहाँ की देखभाल करता था। रजिया की जो हाइट थी, उनकी जो लंबाई थी, वो बड़ी ही ज़्यादा लंबी नहीं थी वो, इसलिए घोड़े पर कूद कर नहीं चढ़ पाती थी। तो कभी कभी याकूत उनकी घोड़े पर चढ़ने में मदद कर दिया करता था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि चालीसा ने इस खबर को बहुत ही बड़ा करके फैलाया और ऐसा कहते भी है, राजनीति का एक ये दाव भी है कि अगर किसी को उसके पद से हटाना हो तो सबसे पहले उसकी जो सामाजिक आधार है उसको छीन लेना चाहिए। क्योंकि रजिया बड़ी ही लोकप्रिय थी अपने राज्य में। भले ही उन्हें तख्त से हटा दिया जाता, लेकिन फिर भी रजिया लोगों के दिलों से नहीं निकल पाती। तो चालीसा ने सोचा कि इसके पहले कि रजिया को हम हटाएं, हमें इसे बदनाम करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी जो एक प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर वार करना चाहिए। उन्होंने याकूत को लेकर तमाम कहानियां गढ़नी शुरू कर दी और रजिया ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो भी याकूत के साथ वैसे ही व्यवहार करती रही। वो समझ नहीं पाई कि उनके बारे में बाहर कौन कौन सी खबरें उड़ाई जा रही हैं। याकूत उनका अंग रक्षक भी बन गया और उसका कद भी बढ़ता गया। लेकिन रजिया ने उसका एक प्रकार से उसकी बहुत वो मदद भी लेती थी युद्ध की नीतियां बनाने में, इस प्रकार, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि याकूत बहुत ही योग्य है, तो ऐसा वो आगे करने लगी।
अब चालीसा के समझ में ये आने लगा कि बदनामी तो हमने करा दी रजिया की, अब इनको हटाने के लिए हमें एक और दाव चलना होगा। चालीसा बहुत ही बुद्धिमान थी। इधर रजिया उग्र होती चली गई। उन्होंने एक गलत नीति अपना ली। वो पूरे के पूरे 40 सरदारों को एक साथ खत्म करना चाहती थी, लेकिन अगर वो एक एक करके सबके जो गठबंधन था उसे तोड़ती तो शायद वो सफल हो जाती। लेकिन उन्होंने क्रूरता का व्यवहार भी वो करने लग गई, उनकी हत्याएं करवाने लगी, किसी को पद से हटाने लगी। तो ऐसे में चालीसा को समझ में आने लगा, चालीसा सतर्क हो गई। उन्हें लगने लगा कि ये हमारे गुट को हटाना चाहती हैं, तो इसके पहले हमें रजिया को ही हटाना होगा। और वैसा ही हुआ। आगे चलकर जो दल चालीसा था, एक ऐसा व्यक्ति भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, जिसे ऐसा कहते हैं कि अल्तुनिया ने कई बार रजिया सुल्तान को विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। वो बचपन से ही रजिया के साथ रहता था, युद्ध वगैरह वो साथ साथ उनके युद्ध का अभ्यास भी करता था। उसकी ये मंशा थी कि रजिया से उनका विवाह हो जाए, लेकिन रजिया ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। तो अब दल चालीसा को लगा कि याकूत की इन चीज़ों को हम दिखा करके जो अल्तुनिया को उकसा सकेंगे, और क्यों ना अल्तुनिया को और रजिया को आपस में लड़वा दिया जाए, जिससे थोड़ी देर के लिए हमें सोचने का मौका मिल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। वैसा ही हुआ। दल चालीसा ने अल्तुनिया से कहा कि रजिया को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी करीबी याकूत के साथ बढ़ रही है, और उन्होंने आपका विवाह प्रस्ताव मना कर दिया था। याकूत जो कि एक गुलाम, उसकी उन्हें मंजूर है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन आप एक गवर्नर हैं, ये उन्हें मंजूर नहीं। और अल्तुनिया ने ये जवाब दिया कि उसे रजिया की निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो नहीं चाहता कि रजिया के मर्जी के बिना विवाह करे। लेकिन चालीसा ने उसे और बड़े सपने दिखाना शुरू कर दिए। अल्तुनिया ने कहा कि रजिया से विवाह की बात नहीं, मुझे अगर दिल्ली के तख्त पर बैठाओ तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्योंकि अल्तुनिया बड़ा ही ताकतवर था, उसके पास एक बड़ी सेना थी, भटिंडा का वो गवर्नर भी था। अल्तुनिया इस बात पर राजी हो गया। ने कहा ठीक है, मैं गद्दी अगर मुझे मिलती है, सिंहासन पर मुझे बैठाया जाता है और मेरा सुल्तान के रूप में राज्याभिषेक होगा, तब मैं आपका साथ दूंगा, युद्ध करूंगा। दल चालीसा ने उसके सामने एक ऐसा ही मंसूबा तैयार करके एक प्रस्ताव भेजा कि ठीक है, हमें मंजूर है, आपको हम अगला सुल्तान घोषित कर देंगे, लेकिन इसके लिए मौजूदा सुल्तान को या तो गद्दी से हटाया जाए या उसकी हत्या करवा दी जाए। सबने मिलकर षड्यंत्र बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच रजिया को ये पता चला कि अल्तुनिया ने उस पर हमला कर दिया है। अब रजिया ने ना आव देखा ना दाव देखा, बिना किसी तैयारी के आक्रोश में उन्होंने अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो अल्तुनिया की तरफ लड़ने के लिए अपनी सेना को लेकर चल पड़ी। इधर बीच युद्ध होता है जिसमें याकूत की मृत्यु हो जाती है और रजिया कैद कर ली जाती है। रजिया को कैद करके अल्तुनिया भटिंडा ले जाता है। इधर चालीसा ने सोचा कि दोनों ही सिक्के, दोनों ही मोहरे एक साथ मारे जाएंगे, न तो रजिया गद्दी पर बैठेगी और ना ही अल्तुनिया। चालीसा ने इसके बदले किसी और कठपुतली शासक को तैयार करके रखा हुआ था। याराम शाह को वो उनके बेटे इल्तुतमिश के दूसरे बच्चे में से किसी एक बेटे को वो गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जो कि बहुत ही कमजोर था और जिस पर चालीसा आसानी से अपनी हुकूमत थोप सकती थी। लेकिन रजिया ने यहाँ अल्तुनिया के सामने प्रस्ताव रखा। ऐसा कहा जाता है कि रजिया ने अल्तुनिया से कहा कि अब जब तक कि मैं जीवित हूं तब तक मैं दिल्ली की सुल्तान हूं, मेरे जीते जी कोई अभी दिल्ली का सुल्तान नहीं बन सकता, तो क्यों ना तुम मुझसे विवाह कर लो
तो मैं सुल्तान हूँ, तुम मेरे पति, हम दोनों संयुक्त शासन करेंगे। तो अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया। अब दोनों ने मिलकर चालीसा पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया, लेकिन दोनों सफल न हो सके। चालीसा बहुत ही प्रबल था और बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपने षड्यंत्र के माध्यम से रजिया की हत्या करवा दी और अल्तुनिया भी मारा गया। आने वाले समय में उन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब आपने रजिया सुल्तान की पूरी कहानी को सुना। अब आप खुद समझिए कि एक ऐसी महिला जो कि इस्लाम धर्म की है, इस्लाम यानी कि आज भी इस्लाम की जो महिलाएं हैं उनके सामने पर्दा एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं होंगी, सभी महिलाओं के जीवन में होती है, उनके में भी होंगी, लेकिन उन्हें भी और हम सभी स्त्रियों को, हम सभी महिलाओं को रजिया सुल्तान से ये सीखना चाहिए कि अगर वो जहाँ से खड़ी हो तो लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। वो जब चाहे, जिसका भी चाहे, नियम बदल सकती हैं। और ऐसे पिता धन्य है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बहुत बहुत इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि जिसने अपनी बेटी और बेटे में बिल्कुल भी अंतर नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को राज्य का, सिंहासन का उचित उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि उनके पास उनके 50 बेटे मौजूद थे। लेकिन बात होती है एक पिता की ऐसी नज़र आज इतिहास को, कि इस जो सीख है उससे आज वर्तमान को ये सीखने की आवश्यकता है कि आज जो बेटी और बेटों में जो तुलनाएं होती हैं, ये उन्हें इल्तुतमिश से समझना चाहिए कि मध्यकाल का एक पिता, एक राजा, जिसने अपनी बेटी के रूप में एक शासक को तैयार किया और समय के इंतज़ार में और अपनी पूरी परिस्थितियों को सोचते हुए उसे योग्य समझा कि वो उत्तराधिकारी बन सकती है, शासन चला सकती है। तो रजिया का जीवन काल और उनका शासन काल भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने उतने में ही बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए। अगर वो कुछ दिन और रह जाती तो शायद आज महिलाओं का इतिहास और कुछ और ही होता। लेकिन उस वक्त जबकि एक पितृ संतात्मक सत्ता से रजिया को लड़ना पड़ा, उसके लिए आज भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। आज भी महिलाएं ऐसे ही पितृ संतात्मक साम्राज्य से लड़ती हैं। वो उनकी हर चीज़ों को स्वीकार कर लेती हैं जैसा कि कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई राजघराने की हो या ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान्य महिला हो। परिवर्तन सभी की जीवन में होता है। रजिया के भी जीवन में हुआ। उन्होंने अपने ही साथ की अन्य महिलाओं की तरह अपने को एक तरीके का नहीं समझा। उन्हें लगा कि वो अपना भाग्य स्वयं बना सकती हैं। तो आज आपने रजिया के जीवन को देखा। इसके पहले हमने आपको मैत्रेयी लोपामुद्रा के रूप में एक प्रतिष्ठित पत्नी का स्वरूप दिखाया था, स्त्री के पत्नी स्वरूप को दिखाया था कि वो किस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रसार कर सकती हैं। फिर आपने देखा प्रभावती गुप्त को कि वो राजमाता के रूप में अपने पिता के संरक्षण में किस प्रकार से शासन करती हैं। आपने इसके बाद नायकी देवी को देखा, जिन्होंने राजमाता के साथ साथ शस्त्र उठा लिया और मोहम्मद गोरी जैसे क्रूर और बर्बर आक्रमणकारी को हराया। और आज आपने रजिया सुल्तान को देखा, मध्यकाल की एक ऐसी स्त्री जो कि शासक है, सुल्तान है। तो अपनी इस बात को, अपनी इस चर्चा को, इस पंक्ति पर मैं विराम देती हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मेरी इन्हीं लाइनों के साथ रजिया का आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि किस प्रकार की वो रानी थी, कैसी महारानी शासक, जो कि अपने आप को स्त्री नहीं बल्कि पुरुष समझती थी। उनकी झलकियों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो चलते चलते हमारी वो लाइन
कि सब अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं, होले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं।